मान लीजिए कि एक छात्र है जो सालों तक स्कूल जाता है, रोज घंटों क्लास में बैठता है और बस अपने टीचर के लेक्चर सुनता रहता है। हाँ, जो कि हमारी पारंपरिक शिक्षा का एक बहुत ही आम नज़ारा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी मतलब मस्तिष्क विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो उसके दिमाग के जो असली सीखने वाले हिस्से हैं वो कभी ऑन ही नहीं हुए। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, लेकिन सच है। हाँ, मतलब जानकारी लगातार दी तो जा रही है, लेकिन वो दिमाग के अंदर गहराई तक जाने के बजाय ना बस सतह से फिसलकर नीचे गिर रही है। एक वाटरप्रूफ स्पंज की तरह। एकदम सही। एक ऐसा वाटरप्रूफ स्पंज जिस पर पानी तो डाला जा रहा है, लेकिन वो एक बूंद भी सोख नहीं पा रहा है। देखिए, ये हमारी पारंपरिक शिक्षा की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई है। शिक्षा के क्षेत्र में जब मानव मस्तिष्क और उसके सीखने के तरीके को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो ये सदियों पुरानी धारणा पूरी तरह से बिखर जाती है कि सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनने से ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। जिसे दुनिया इतने लंबे समय से सीखना मान रही थी, वो असल में मस्तिष्क के लिए एक बहुत ही निष्क्रिय और अधूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मिशन ठीक इसी भ्रम को तोड़ना है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। बिल्कुल। हम आज शिव नारायण जी द्वारा प्रकाशित तक्षशिला पेज पर प्रकाशित ब्रेन पेज स्कूल्स नामक शोध का विश्लेषण कर रहे हैं। इस शोध ने हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने एक बहुत बड़ा आईना रख दिया है। सही कहा। और आज का हमारा मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि कैसे पारंपरिक टॉकिंग स्कूल्स, यानी ऐसे स्कूल जो केवल बोलने और सुनने पर आधारित है, उनकी जगह एक पूरी तरह से नई प्रणाली ले रही है, जिसे लर्नोग्राफी कहा गया है। हाँ, लर्नोग्राफी। एक ऐसी जगह जहां छात्र ज्ञान को सिर्फ कानों से नहीं सुनते, बल्कि खुद अपने हाथों और दिमाग से उसका निर्माण करते हैं। और ये चर्चा केवल शिक्षाविदों या टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये शोध इस बात का एक शानदार रोड मैप है कि इंसान का दिमाग वास्तव में जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और कैसे उसे एक स्थायी याददाश्त में बदलता है ना? बिल्कुल। जो कोई भी ये जानना चाहता है कि रटने वाले पुराने तरीके क्यों फेल हो रहे हैं और कैसे हम अपने सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इस शोध के निष्कर्ष बहुत जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं समस्या की जड़ से। इस शोध में जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ना, उसे टॉकिंग स्कूल्स का नाम दिया गया है। हाँ, टॉकिंग स्कूल्स। क्योंकि ये पूरी तरह से एक शिक्षक केंद्रित मॉडल है। मतलब क्लास की सारी गतिविधि, सारी ऊर्जा और सारा कंट्रोल केवल टीचर के पास होता है। सही बात है। और छात्र वहां केवल पैसिव लिसनर्स या कहें कि निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाते हैं, जो पूरी तरह से मौखिक निर्देशों पर निर्भर हैं। अगर मैं इसकी तुलना किसी आम जीवन की स्थिति से करूँ ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जिम जाए। अच्छा। हाँ, जिम जाए, एक बेंच पर शांति से बैठ जाए और अपने ट्रेनर को भारी वजन उठाते हुए देखे और सोचे कि उसकी अपनी मांसपेशियां बन जाएंगी। बिल्कुल। मतलब सुनने या देखने मात्र से दिमाग की कसरत थोड़ी होती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि मस्तिष्क केवल संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव रूप से काम नहीं करता। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, जब हम पढ़ाई या सीखने की बात करते हैं, तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये सिर्फ अमूर्त विचारों, शब्दों या याददाश्त का खेल है। हाँ, हम तो यही मानते आए हैं। लेकिन शिव नारायण का जो शोध है वो ये स्पष्ट करता है कि न्यूरोलॉजी के नजरिए से सीखना मुख्य रूप से एक शारीरिक और मोटर क्रिया है। मोटर क्रिया मतलब इसमें शरीर की हरकत शामिल है? एकदम। जब कोई छात्र क्लास में केवल सुन रहा होता है ना, तो उसके मस्तिष्क के वो हिस्से पूरी तरह से सुप्त अवस्था में रहते हैं जो वास्तव में ज्ञान को गहराई से स्थापित करने का काम करते हैं। अच्छा, और इसी वजह से समझ में बड़े अंतराल या गैप्स पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि परीक्षा के बाद छात्र सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वो कभी गहराई तक गया ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, मस्तिष्क को ज्ञान ग्रहण करने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, और यहीं से ये शोध मोटर कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस या आसान भाषा में कहें तो सीखने के विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करता है। शोध में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लर्नोग्राफी। लेकिन ये जो मोटर प्रक्रिया है, ये असल में काम कैसे करती है? इसे न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख हिस्से इस सीखने की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सेरिबेलम, दूसरा बेसल गैंग्लिया और तीसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब देखिए, पारंपरिक क्लास में जब कोई केवल लेक्चर सुन रहा होता है ना, तो वो केवल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक छोटे से हिस्से का उपयोग कर रहा होता है।
जो जानकारी को केवल कुछ समय के लिए प्रोसेस करता है ना? बिल्कुल। लेकिन जो बाकी दो हैं, सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया, जो आमतौर पर हमारे शरीर के संतुलन, आदतों और मोटर समन्वय के लिए जाने जाते हैं, हाँ, फिजिकल मूवमेंट के लिए। वो इस निष्क्रिय सुनने की प्रक्रिया में सक्रिय ही नहीं होते। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो सेरेबेलम वही हिस्सा है ना जो हमें ये याद रखने में मदद करता है कि साइकिल कैसे चलानी है? एकदम सही। हाँ, क्योंकि एक बार जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूलते। बिल्कुल नहीं भूलते। तो मतलब पारंपरिक कक्षाएं मानो छात्रों को बोर्ड पर साइकिल चलाने की थ्योरी पढ़ा रही हैं। हाँ, कि पेडल ऐसे मारना है, हैंडल ऐसे पकड़ना है। और लोनोग्राफी छात्रों को सीधे साइकिल पर बिठाकर पेडल मारना सिखा रही है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। जब सीखने की प्रक्रिया में हाथ से किए जाने वाले काम, जिसे हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कहते हैं, स्मृति निर्माण और ध्यान केंद्रित करने में गहरी भूमिका निभाते हैं। और जब ये शारीरिक हरकतें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की उच्च स्तर की सोच के साथ जुड़ती हैं, तो ज्ञान मस्तिष्क में हमेशा के लिए छप जाता है। एकदम सही। और यही बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? शोध के अनुसार जब छात्र किसी कॉन्सेप्ट को केवल किताब में पढ़ने के बजाय उस पर कोई शारीरिक या रचनात्मक कार्य करते हैं, तो वो एक विजुओ मोटर जुड़ाव बनाते हैं। विजुओ मोटर मतलब दृष्टि और शारीरिक गति का जुड़ाव। हाँ, इस प्रक्रिया के दौरान वे केवल किसी तथ्य को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने दिमाग में उस ज्ञान का एक भौतिक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। अरे वाह! और इसी ब्लूप्रिंट को शोध में ब्रेन पेज कहा गया है। अच्छा, तो यहीं से नाम आया है ब्रेन पेज स्कूल्स। बिल्कुल, यानी दिमाग के अंदर छपा हुआ एक ऐसा पन्ना जो कभी नहीं मिटता। साइक्लोजेड रिहर्सल, ये क्या है? अब बताता हूँ। क्या इसका मतलब किसी एक ही वाक्य को या फॉर्मूले को 100 बार लिखना है, जैसे हम बचपन में रटते थे? नहीं, ये उस पुराने स्पेस रिपीटेशन या रट्टा मारने से बिल्कुल अलग है। तो फिर ये कैसे काम करता है? साइक्लोजेड रिहर्सल मस्तिष्क के प्राकृतिक सीखने के चक्रों के साथ जुड़ा एक रिदमिक और मोटर आधारित दोहराव है। थोड़ा आसान भाषा में? मतलब एक ही चीज को बार बार रटना नहीं है, बल्कि ज्ञान को अलग अलग मोटर गतिविधियों के माध्यम से बार बार प्रयोग में लाना है। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बार छात्र किसी गणितीय आकार को अपने हाथों से ब्लॉक जोड़कर बनाता है। ठीक है। अगली बार वो उसे ग्राफ पे उकेरता है और फिर वो उसी सिद्धांत का उपयोग करके किसी वास्तविक वस्तु को मापता है। अच्छा, तो जानकारी वही है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका हर बार फिजिकल और अलग है। बिल्कुल। ये चक्र जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर उसी सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया के माध्यम से लॉन्ग टर्म मोटर स्मृति में सुरक्षित कर देता है। अगर सीखने के लिए इतनी शारीरिक हरकत, विजुओ मोटर जुड़ाव और न्यूरोलॉजिकल सक्रियता की जरूरत है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है। वो क्या? हमारी क्लासरूम्स जिस तरह से डिजाइन की गई है ना, मतलब एक सीधी कतार में लगे हुए लकड़ी के डेस्क और सामने दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड, हाँ, जो सदियों से वैसा ही है। वो ढांचा इस नई प्रणाली को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। अगर छात्रों को मोटर क्रिया करनी है तो क्लास का जो भौतिक स्वरूप है उसे भी तो बदलना होगा। और इस दिशा में शोध एक बहुत ही मजबूत संरचना सामने रखता है, जिसे सोटिम फ्रेमवर्क कहा गया है। SOTIM। सोटिम, ये क्या है? ये वो भौतिक और संरचनात्मक बदलाव है जो टॉकिंग स्कूल्स को ब्रेन पेज स्कूल्स में बदलता है। ये SOTIM 5 तत्वों से मिलकर बना है। स्पेस यानी स्थान, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, टाइम यानी समय, इंस्टेंसेस यानी उदाहरण, और मॉड्यूलर नॉलेज यानी मॉड्यूलर ज्ञान। अच्छा, ये ढांचा इस बात पर जोर देता है कि छात्र अपने आसपास के खाली स्थान और भौतिक वस्तुओं के साथ कैसे बातचीत करते हैं। क्या इस SOTIM ढांचे का कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं आप? मतलब एक छात्र के लिए क्लास में एक ऑब्जेक्ट या टाइम के साथ बातचीत करने का असल में क्या मतलब होता है? जरूर। मान लीजिए क्लास में भूगोल या ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। ठीक है। SOTIM ढांचे में छात्र केवल अपनी सीट पर बैठकर नक्शा नहीं देखेगा। तो वो क्या करेगा? स्पेस का मतलब है कि कक्षा में एक ऐसा खुला क्षेत्र होगा जहां वे जा सकें। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है 3D ग्लोब या मिट्टी के मॉडल जिन्हें वे अपने हाथों से आकार दे सकें। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरैक्टिव है।
और टाइम का अर्थ है कि उन्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट अवधि का मैनेजमेंट खुद करना होगा। खुद से मतलब कोई उन पर घड़ी लेकर नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल। फिर आता है इंस्टेंसेस, यानी वे उस भौगोलिक स्थिति को किसी वास्तविक दुनिया की घटना से जोड़ेंगे, जैसे किसी हालिया भूकंप के उदाहरण से। एकदम सही। और अंत में मॉड्यूलर नॉलेज का अर्थ है कि इस पूरी जानकारी को छोटे, आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया छात्र के दिमाग में ज्ञान को गहराई से उकेरती है। हाँ, और उसे स्थायी बनाती है। ये तो पढ़ाई को एक इंटरैक्टिव गेम में बदलने जैसा लग रहा है। और इसी SOTM फ्रेमवर्क के साथ शोध में तक्षशिला मॉडल का भी जिक्र किया गया है ना? हाँ, तक्षशिला मॉडल इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मॉडल बुक टू ब्रेन ट्रांसफर की बात करता है। बिल्कुल। यानी ज्ञान सीधे किताब या ज्ञान के स्रोत से छात्र के दिमाग में जाना चाहिए, और इसके लिए क्लास को मिनिएचर स्कूल्स में बदल दिया जाता है। छोटे छोटे स्कूल क्लास के अंदर ही। हाँ, जो छोटे छात्रों द्वारा संचालित सहयोगी समूह होते हैं, जहाँ छात्र रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी मतलब एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से काम करते हैं। सही का। लेकिन रुकिए, एक बात सोचिए, ये तो शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। वो कैसे? हम तो सदियों से मानते आए ना कि ज्ञान किताब से टीचर के पास जाता है और टीचर अपने लेक्चर से उसे छात्रों के पास भेजता है। हाँ, टीचर हमेशा एक बिचौलिए की तरह रहा है। तो अगर ज्ञान का ट्रांसफर बुक टू ब्रेन हो रहा है, सीधे किताब से दिमाग में, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि टीचर को इस ज्ञान के लेन देन से पूरी तरह हटा दिया गया है? क्या इससे शिक्षकों की जरूरत ही खत्म नहीं हो जाती? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और मैं समझ सकता हूँ कि पहली नजर में ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है, खासकर शिक्षकों के लिए। बिल्कुल। लेकिन शोध इस बात को स्पष्ट करता है कि शिक्षक खत्म नहीं होते, बल्कि उनका विकास होता है। विकास होता है मतलब उनका रोल बदल जाता है। हाँ, इस नई प्रणाली में शिक्षक की भूमिका एक पारंपरिक ज्ञान प्रदाता से बदलकर एक सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की हो जाती है। अच्छा, एक आर्किटेक्ट और क्लास मॉडरेटर की तरह। एकदम सही। वे अब मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देते। तो उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका काम अब SOTM के अनुसार कक्षा के संसाधनों, उपकरणों और स्थान को व्यवस्थित करना है। वे एक मेंटर के रूप में पूरे समय कक्षा में घूमते हैं और ये निगरानी करते हैं कि छात्रों का जो ब्रेन पेज है वो सही दिशा में विकसित हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। शिक्षक अब जानकारी उगलने वाली मशीन नहीं है, वे उस पूरे माहौल के निर्माता हैं जहां ज्ञान का निर्माण हो सके। चलिए, ये तो बहुत राहत देने वाला स्पष्टीकरण है। मतलब शिक्षक अब एक ट्रैफिक पुलिस वाले की बजाय एक टूर गाइड या कह लें कि आर्किटेक्ट बन गए हैं। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। लेकिन एक सवाल और उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। जब टीचर पीछे हटकर एक गाइड बन जाता है और ज्ञान सीधे बुक टू ब्रेन जा रहा है, तो छात्रों को इस स्वनिर्देशित या सेल्फ डायरेक्टेड यात्रा में भटकने से कैसे बचाया जाए? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि अगर हर कोई अपना रास्ता खुद बना रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है कि क्लास में पूरी तरह से अराजकता फैल जाए। इसके लिए तो एक बहुत ही मजबूत संरचना की आवश्यकता होगी ना। और यहीं पर शोध अपना सबसे महत्वपूर्ण ढांचा सामने लाता है, जिसे ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयाम या द 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर कहा गया है। 7 आयाम। हाँ, ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो GPS है जो छात्रों को भटकने नहीं देता। तो ये आयाम क्या क्या है? इसका पहला आयाम है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, यानी परिभाषा का स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसके तहत छात्र किसी भी विषय की शुरुआत में उसकी बुनियादी शर्तों और अवधारणाओं को बिल्कुल सटीकता से खुद स्पष्ट करते हैं। अच्छा, मतलब नींव तैयार करते हैं। बिल्कुल। दूसरा है फंक्शन मैट्रिक्स। ये क्या करता है? ये समझने में मदद करता है कि जो परिभाषाएं उन्होंने अभी सीखी हैं, वे असल दुनिया के कार्यों और सवालों के साथ कैसे जुड़ती हैं। समझ रही हूँ। और फिर आता है ब्लॉक सॉल्वर, है ना? हाँ। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब समस्याओं को छोटे छोटे मॉड्यूलर प्रारूपों या ब्लॉक्स में तोड़कर हल करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो के टुकड़ों से कोई बड़ी चीज बनाई जाती है। मैं इन 7 आयामों की तुलना एक आधुनिक इमारत के निर्माण से करना चाहूंगी। अच्छा, बताइए कैसे? देखिए, जो डेफिनेशन स्पेक्ट्रम है वो उस इमारत की मजबूत नींव है। सही है। फंक्शन मैट्रिक्स उसकी वायरिंग और प्लम्बिंग हो गई, और ब्लॉक सॉल्वर वो ईंटें हैं जिनसे दीवारें खड़ी की जा रही हैं। क्या बात है। ये तुलना इसे समझने में बहुत मदद करती है। और उस इमारत के अंदर रास्ता खोजने के लिए जो चौथा आयाम है वो है हिप्पोकम्पास। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा आपको। ये हिप्पोकम्पास मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिप्पोकैम्पस,
तो दिमाग का वो हिस्सा है ना जो याददाश्त से जुड़ा होता है। जी ये अचानक से ज्ञान का सर्च इंजन या कंपास कैसे बन गया? देखिए, न्यूरोलॉजी के दृष्टिकोण से ये और भी गहरा हो जाता है। कैसे? मानव मस्तिष्क का जो हिपोकैम्पस है वो मुख्य रूप से स्पेशल नेविगेशन यानी भौतिक स्थानों में रास्ता खोजने के लिए विकसित हुआ था। जैसे आदि मानव को याद रखना होता था कि पानी का स्रोत कहाँ है, जंगल कहाँ है। एकदम सही। लर्नोग्राफी इसी प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठाती है। अच्छा। जब छात्र SSTM ढांचे में भौतिक रूप से घूमकर और वस्तुओं का उपयोग करके सीखते हैं तो उनका हिपोकैम्पस उस ज्ञान को एक भौतिक स्थान के रूप में मैप कर लेता है। अरे वाह, तो मतलब जानकारी को एक जगह से जोड़ देता है। बिल्कुल। इसीलिए जब उन्हें कोई जानकारी वापस याद करनी होती है तो हिपोकैम्पस एक सर्च इंजन या कंपास की तरह काम करता है और उन्हें सीधे उस ज्ञान तक ले जाता है। ये तो सच में दिमाग को हैक करने जैसा है ना? इसके बाद 5वां आयाम मॉड्यूल बिल्डर आता है जो सीखे गए ज्ञान को उपयोगी और व्यावहारिक मॉड्यूल में बदल देता है। हाँ, छोटे और इस्तेमाल करने लायक पैकेट्स में। और छठा आयाम है टास्क फॉर्मेटर, यानी यहाँ छात्र केवल टीचर द्वारा दिए गए प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं बल्कि वे खुद महारत हासिल करने के लिए खुद अपने लिए चुनौतियां और टास्क डिजाइन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही एम्पावरिंग है। और अंत में मेरा सबसे पसंदीदा और शायद सबसे रहस्यमय डार्क नॉलेज। हाँ, डार्क नॉलेज ये क्या है? नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई गुप्त विद्या हो। सुनने में थोड़ा डार्क लगता है लेकिन ये वास्तव में उस छिपे हुए, सहज या स्वयं खोजे गए ज्ञान का निर्माण है। स्वयं खोजा गया ज्ञान मतलब? देखिए, जब कोई छात्र पहले 6 आयामों से गुजरता है, खुद परिभाषा तय करता है, हिपोकैम्पस से उसे नेविगेट करता है, अपने टास्क खुद बनाता है, तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के ऐसे नए कनेक्शंस बन जाते हैं जो किताब में कहीं नहीं लिखे थे। डार्क नॉलेज वो अनूठा इंटीरियर डिजाइन या वो जादुई कोना है जिसे किसी बाहरी व्यक्ति या आर्किटेक्ट ने नहीं थोपा है। बिल्कुल, बल्कि जो उस जगह में रहने वाला व्यक्ति यानी छात्र खुद अपनी रचनात्मकता और सहज वृत्ति से खोजता और सजाता है। एग्जैक्टली। जब हम इन 7 आयामों को एक साथ देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि छात्र न केवल सीख रहे हैं बल्कि वे सीखने की प्रक्रिया के ही मास्टर बन रहे हैं। ये सच में बहुत क्रांतिकारी है। और ये शोध इस बात को और स्पष्ट करता है कि जब छात्र इस तरह से इतने गहरे शारीरिक और मॉड्यूलर तरीके से व्यस्त हो जाते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ उनके ग्रेड्स या मार्कशीट पर नहीं पड़ता। तो और कहाँ पड़ता है? इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी होता है जो पूरी क्लास के माहौल को बदल देता है। जो हमें इस शोध की एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है। हाँ, मतलब जब छात्र इन 7 आयामों में खुद को इतना डुबो देते हैं, जब वे खुद अपने टास्क बना रहे हैं और डार्क नॉलेज खोज रहे हैं, तो उनके पास खाली बैठने का समय ही नहीं बचता। बिल्कुल नहीं बचता। और यहीं से शोध हैप्पीनेस क्लासरूम और बुलिंग मतलब धमकाना या बदमाशी में कमी की बात करता है। सही कहा। आमतौर पर हम शिक्षा के मॉडल और स्कूल में होने वाली बदमाशी को 2 बिल्कुल अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखते हैं ना? हाँ, हमें लगता है कि बुलिंग एक अनुशासन की समस्या है, पढ़ाई की नहीं। बिल्कुल, लेकिन शिवनारायण जी का शोध इन्हें सीधे तौर पर आपस में जोड़ता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पारंपरिक कक्षाएं जहां निष्क्रियता होती है और छात्र पूरी तरह से टीचर के मौखिक निर्देशों पर निर्भर होते हैं, वहां बहुत सारा खाली समय या अनुत्पादक समय पैदा होता है। खाली समय? वो कैसे? क्लास तो पूरे घंटे चलती है। तो कि हर छात्र एक ही गति से नहीं सुनता या समझता। कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को बोरियत होने लगती है। अच्छा, हाँ, ये तो है। और इसी खालीपन, बोरियत और निराशा के बीच क्लास में एक अघोषित सामाजिक पदानुक्रम या सोशल हायरार्की पनपने लगती है। मतलब कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कमजोर है? बिल्कुल। जब छात्रों के पास कोई चुनौतीपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्य नहीं होता तो वे एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और इसी से बुलिंग की घटनाएं बढ़ती हैं। एकदम सही। खाली दिमाग शैतान का घर जैसा कि पुरानी कहावत है। मतलब पारंपरिक कक्षाएं अक्सर छात्रों को शारीरिक रूप से एक जगह बांध कर रखती हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें कोई चुनौती नहीं देती। हाँ, और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। लेकिन ब्रेन पेज स्कूलों में परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ छात्र कार्यों में इतने व्यस्त हैं और मिनिएचर स्कूलों में अपने साथियों के साथ इतने सहयोगी रूप से काम कर रहे हैं कि बुलिंग के लिए ना तो समय बचता है, ना ऊर्जा और ना ही अवसर। और यहीं पर
इस पूरे मॉडल की असल ताकत दिखाई देती है। बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी और के साथ मिलकर किसी जटिल कार्य को हल कर रहे होते हैं ना, तो आप में सहानुभूति, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं। एम्पैथी बढ़ने लगती है। हाँ, शोधकर्ता इसे हैप्पीनेस क्लासरूम का नाम देते हैं। पारंपरिक कक्षाएं जो अक्सर छात्रों के लिए एक दर्दनाक, बोरू और तनावपूर्ण अनुभव होती हैं, वे अचानक खुशी, रचनात्मक जिज्ञासा और स्वायत्तता के स्थान में बदल जाती हैं। क्योंकि जब छात्र अपने काम और अपने ज्ञान के खुद मालिक होते हैं, बिल्कुल, तो वे मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे विस्तृत शोध को एक जगह समेटे ना, तो ब्रेन पेज स्कूल केवल पढ़ाने का एक नया तरीका नहीं है। तो क्या है? ये शिक्षा की पूरी परिभाषा को उलट देने वाला एक वैचारिक बदलाव है। यह उस पुरानी रटने की प्रक्रिया को जड़ से उखाड़ फेंकता है, जिसने पीढ़ियों से छात्रों को केवल रिकॉर्डर या वाटरप्रूफ स्पंज बनाकर रखा है। बहुत सही कहा आपने। लेनोग्राफी छात्रों को एक निष्क्रिय श्रोता के पद से हटाकर ज्ञान के एक सक्रिय निर्माता के पद पर बैठा देती है। ये शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, अधिक मानवीय, सार्थक और, जैसा कि हमने अभी देखा, बहुत अधिक आनंददायक बनाती है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। ये प्रणाली केवल ये नहीं बदल रही है कि हम क्या सीखते हैं, बल्कि ये पूरी तरह से बदल रही है कि हमारा मस्तिष्क भौतिक रूप से कैसे विकसित होता है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल लेवल पर। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा और शोध के निष्कर्षों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है, जो शायद स्कूल की चारदीवारी से बहुत आगे तक जाता है। अच्छा, वो विचार क्या है? आइए भविष्य की कल्पना करते हैं। ठीक है। अगर आज की शिक्षा प्रणाली सुनने से हटकर छोटे छोटे समूहों में सक्रिय निर्माण की ओर बढ़ रही है, जहाँ छात्र मिनिएचर स्कूल्स में स्वायत्त रूप से काम कर रहे हैं, हाँ, और अपना ब्रेन पेज बना रहे हैं, तो भविष्य के ऑफिस या कार्यस्थल कैसे दिखेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के अधिकतर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस भी तो उसी पुरानी स्कूल वाली मानसिकता, उसी टॉकिंग रूम मॉडल पर चलते हैं ना। बिल्कुल, जहाँ एक बॉस या मैनेजर बोलता है, निर्देश देता है, और बाकी सारे कर्मचारी बस सुनते हैं और पालन करते हैं। एकदम वही। तो क्या भविष्य में जब ये ब्रेन पेज वाले छात्र कार्यबल का हिस्सा बनेंगे, तो ये पारंपरिक ऑफिस कल्चर भी स्वनिर्देशित लर्नोग्राफी हब में बदल जाएगा? अरे वाह! जहां हर कोई केवल आदेशों का इंतजार करने के बजाय अपने खुद के SOTM ढांचे में काम कर रहा होगा। ये सच में दिमाग के पेज खोलने वाला विचार है। मतलब अगर बचपन से ही लोगों को इस तरह के सक्रिय, स्वायत्त और सहयोगी माहौल में ढाल दिया जाएगा, तो वे बड़े होकर उस पुरानी बॉस और कर्मचारी वाली पदानुक्रमिक संरचना को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। वे तो हर जगह अपना मिनिएचर स्कूल और हैप्पीनेस हब ही खोजना चाहेंगे। हाँ, शायद हम सचमुच उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हर कोई अंततः अपने लिए सही वजन उठाना सीख रहा है, बजाय इसके कि कोई और उनके लिए कसरत करे। और इसी आत्मनिर्भरता के साथ मानव मस्तिष्क का वास्तविक और अनंत विकास शुरू होता है। क्या बात है! इस शानदार विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। भविष्य में जब भी किसी पारंपरिक क्लास को देखा जाए ना, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या वहाँ वास्तव में ज्ञान का निर्माण हो रहा है या सिर्फ एक वाटरप्रूफ स्पंज पर लगातार पानी डाला जा रहा है? सोचने वाली बात है। तो बस सुनते रहिए, विचार करते रहिए और अपने दिमाग के पन्नों को खुद भरते रहिए।